व्यापार की दुनिया में एक बात अक्सर कही जाती है कि कोई भी बड़ा रणनीतिक फैसला लेना एक बहुत ही गहरे अंधेरे कुएं में पत्थर फेंकने जैसा होता है। बिल्कुल। मतलब कोई उस अंधेरे कुएं में पत्थर फेंक देता है और फिर बस उस छपाक की आवाज का इंतजार करता है और उसी आवाज से अंदाजा लगता है कि कुआं कितना गहरा था और जो फैसला लिया गया उसका असली असर क्या हुआ। हाँ, और कई बार वो छपाक की आवाज बहुत महंगी साबित होती है। सही बात है। किसी भी व्यवसाय में, चाहे वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट हो या कोई मल्टीनेशनल कंपनी, संसाधनों का एक गलत इस्तेमाल या एक गलत बदलाव लाखों करोड़ों का नुकसान करा सकता है। और यही वजह है कि बिजनेस में अनिश्चितता का जोखिम हमेशा बना रहता है। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर भविष्य में होने वाली इन महंगी गलतियों को असल दुनिया में होने से पहले ही किसी सुरक्षित वर्चुअल दुनिया में सुधार लिया जाए। मतलब एक ऐसी जगह जहां गलतियां करने की पूरी छूट हो। हाँ, जहां बिना किसी असली नुकसान के उस अंधेरे कुएं में जितने चाहें उतने पत्थर फेंके जा सकें। हाँ। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारा मिशन इसी कॉन्सेप्ट को समझना है। हमारे पास एक बहुत ही विस्तृत गाइड है और आज का हमारा विषय है ऑप्टिमाइजिंग बिजनेस प्रोसेसेस विद सिमुलेट, यानी सिमुलेशन मॉडलिंग। बिल्कुल। तो आज हम ये समझेंगे कि कैसे ये सॉफ्टवेयर कंपनियों को एक तरह की टाइम मशीन या कह ले कि एक वर्चुअल सैंडबॉक्स देता है। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। पारंपरिक तौर पर अगर हम देखें तो बिजनेस में फैसले अक्सर अनुभव के आधार पर या जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं, उसके आधार पर लिए जाते रहे हैं। हाँ, मैनेजमेंट एक कमरे में बैठता है, कुछ व्हाइट बोर्ड पे चार्ट बनाता है और एक नया प्रोसेस लागू कर देता है। बिल्कुल। लेकिन आज के इस बेहद तेज और प्रतिस्पर्धी दौर में सिर्फ अनुमान लगाना काफी नहीं है। जब बाजार इतनी तेजी से बदल रहा हो, सप्लाई चेन में रोज नई रुकावटें आ रही हों, तो डेटा ड्रिवन यानी डेटा संचालित निर्णय लेना कोई विकल्प नहीं है। वो एक जरूरत बन गया है। एकदम सही। ये सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। कंपनियों को ये पहले से पता होना चाहिए कि किसी बदलाव का असर पूरे सिस्टम पर क्या होगा, वो भी बिना उस बदलाव को असल में लागू किए। तो इससे पहले कि हम ये जानें कि व्यवसाय इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, मुझे ये समझना है कि ये सिमुलेशन असल में दिखता कैसा है और काम कैसे करता है। अच्छा सवाल है। क्योंकि जब मैं सिमुलेशन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे सिम सिटी या रोलर कोस्टर टाइकून जैसे वीडियो गेम्स की याद आती हैं। मतलब जहां स्क्रीन पर एक सड़क बनाई, एक बिल्डिंग रखी और फिर देखा कि वहां के छोटे छोटे डिजिटल लोग कैसे बर्ताव कर रहे हैं। आपकी एनालॉजी काफी हद तक काम करती है। सच में? हाँ, सिमुलेट जैसे टूल्स की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वे विजुअल प्रोसेस मॉडलिंग का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि ये सिर्फ गणित के कुछ उबाऊ फॉर्मूले या एक्सेल की अनगिनत पंक्तियां नहीं हैं। अच्छा, तो इसमें ग्राफिक्स होते हैं? बिल्कुल। इसमें बाकायदा एक ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस होता है। मान लीजिए किसी की एक फैक्ट्री है, तो वो स्क्रीन पर एक मशीन का आइकन ड्रैग करेंगे, फिर एक कन्वेयर बेल्ट बनाएंगे और फिर पैकेजिंग स्टेशन रखेंगे। हाँ, तो वो अपनी पूरी प्रक्रिया का एक डिजिटल नक्शा स्क्रीन पर जीवंत होते हुए देखते हैं। वर्कफ्लो का नक्शा बनाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन यहीं पर मुझे थोड़ी उलझन होती है। क्या ये सब केवल कंप्यूटर स्क्रीन तक ही सीमित है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मतलब स्क्रीन पर तो हम कुछ भी एकदम परफेक्ट बना सकते हैं ना। एक ऐसा सिस्टम जहां मशीनें कभी खराब नहीं होती और कर्मचारी कभी थकते नहीं। तो क्या असल दुनिया के व्यवसाय में इसका कोई ठोस प्रभाव पड़ता है? क्योंकि असल दुनिया में तो बारिश होती है, डिलीवरी लेट होती है, मशीनें टूटती हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि यही सिमुलेशन की असली ताकत है। कैसे? ये सिर्फ किताबी ज्ञान या एक स्थिर तस्वीर नहीं बनाता, ये संभावनाओं और अनिश्चितताओं पर काम करता है। इसे डेटा संचालित होना कहते हैं। डेटा संचालित? हाँ, ये सॉफ्टवेयर हवा में तीर नहीं चलाता। ये एक्सेल और अन्य डेटाबेस से असल दुनिया का डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। अच्छा। अब मान लीजिए कि एक प्रक्रिया में औसतन 10 मिनट लगते हैं, लेकिन असल दुनिया में हमेशा ठीक 10 मिनट तो नहीं लगते ना। नहीं, कभी 8 मिनट लगेंगे, कभी शायद 15 मिनट लग जाएं। बिल्कुल। और सिमुलेशन इस वेरिएबिलिटी को, इस अनिश्चितता को अपने अंदर शामिल करता है। अरे वाह। जब मॉडल रन होता है तो वो पीछे एक तरह का डिजिटल पासा फेंकता है, जिससे ये तय होता है कि इस बार उस काम में कितना समय लगेगा। ये एक ही दिन के काम को अलग अलग संभावनाओं के साथ 5 सेकंड में 10,000 बार रन कर सकता है। 10,000 बार? बाप रे। हाँ, और फिर ये बताता है कि असल में औसतन क्या होने वाला है। इससे बिना किसी असल रुकावट के
बड़े बदलावों का प्रयोग करने की आजादी मिलती है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि आदर्श स्थिति में क्या होगा, ये बता रहा है कि जब चीजें असल जिंदगी की तरह थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होंगी तब सिस्टम कैसे काम करेगा। एकदम सही। यहाँ ये विषय सचमुच बहुत दिलचस्प हो जाता है। तो अब जब हमें पता है कि ये सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है, तो अगला तार्किक कदम ये समझना है कि इसे सेट कैसे किया जाता है। सेटअप और लॉजिक। हाँ, मान लीजिए कोई कंपनी अपने जटिल कामकाज को इस सॉफ्टवेयर के अंदर डालना चाहती है। तो अगर मैं किसी बोर्ड गेम की बात करूं, मान लीजिए चेस, तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा मोहरा कैसे चलता है। बिल्कुल। घोड़े की चाल 2.5 कदम है, ये उसका नियम है और उसकी सीमा है। क्या सिमुलेशन में भी हमें ऐसे ही नियम बनाने पड़ते हैं? हाँ, बिना नियमों के तो बस अराजकता होगी। इस वर्चुअल दुनिया को बनाने के 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला कदम है प्रक्रिया और वर्कफ्लो को परिभाषित करना। मतलब काम क्या हो रहा है? हाँ, प्रमुख कार्य क्या हैं, संसाधन कौन से हैं और निर्णय लेने वाले बिंदु कहाँ हैं। इसके बाद दूसरा चरण आता है इनपुट वेरिएबल और बाधाएं तय करना। बाधाएं, इंग्लिश में जिन्हें कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। हाँ, कंस्ट्रेंट्स। ये हिस्सा सबसे अहम है क्योंकि बाधाएं ही मॉडल को यथार्थवादी बनाती हैं। ये कैसे काम करता है? उदाहरण के लिए संसाधनों की उपलब्धता या ग्राहकों की मांग। मान लीजिए एक बैंक का मॉडल है, ग्राहकों का आना एक इनपुट वेरिएबल है। सुबह कम लोग आ सकते हैं, लंच के समय बहुत भीड़ हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन आपकी बाधा ये है कि आपके पास केवल 4 कैशियर हैं। आप जादू से और कैशियर तो पैदा नहीं कर सकते। वो तो एक फिक्स्ड संसाधन है। सही कहा। और एक कैशियर एक बार में एक ही ग्राहक को देख सकता है। जब आप ये नियम और शर्तें यानी सिमुलेशन लॉजिक सॉफ्टवेयर में डालते हैं, तब सॉफ्टवेयर तय करता है कि प्रक्रियाएं कैसे इंटरैक्ट करेंगी। तो उसे समझ आ जाता है कि जब 10वें मिनट में 15 ग्राहक एक साथ आएंगे तो कतार कैसे बनेगी। एकदम सही। लेकिन एक सवाल है, अगर कोई प्रक्रिया बहुत जटिल है तो? जैसे कि मान लीजिए एक बहुत बड़ी ई-कॉमर्स वेयरहाउस फैसिलिटी है, वहां हजारों तरह के आइटम हैं, सैकड़ों कर्मचारी हैं, फोकलिफ्ट्स हैं। अगर उसमें बहुत सारे नियम और शर्तें डाल दी जाएं, जैसे कर्मचारियों के लंच ब्रेक का समय, उनके वॉशरूम जाने का समय, फोकलिफ्ट की बैटरी डाउन होने का समय, तो क्या बहुत सारे नियम डालने से मॉडल उलझ नहीं जाएगा? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और आप जिस चुनौती की बात कर रहे हैं उसे मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी कहा जाता है। मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी? अच्छा, हाँ, ये सिमुलेशन मॉडलिंग में सबसे आम चुनौतियों में से एक है। अक्सर लोगों को लगता है कि मॉडल जितना ज्यादा जटिल होगा, जिसमें हर छोटे से छोटे डिटेल होगी, वो उतना ही यथार्थवादी होगा। तो क्या ऐसा नहीं है? ज्यादा डिटेल का मतलब तो ज्यादा एक्यूरेसी होना चाहिए। नहीं, असल में सबसे अच्छा तरीका सरलता और स्पष्टता बनाए रखना है। वो क्यों? क्योंकि जब अनावश्यक जटिलता जोड़ी जाती है तो 2 चीजें होती हैं। पहला, उस मॉडल को बनाने में ही महीनों लग जाते हैं, और दूसरा, जब नतीजे आते हैं तो ये समझना लगभग असंभव हो जाता है कि किस छोटे से वेरिएबल की वजह से पूरी प्रक्रिया बिगड़ गई। अच्छा, तो मैं ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, अनावश्यक जटिलता से बचना चाहिए ताकि मॉडल की सटीकता बनी रहे। लक्ष्य असली दुनिया की 100% कार्बन कॉपी बनाना नहीं है। लक्ष्य ये है कि केवल उन प्रमुख वेरिएबल्स को मॉडल किया जाए जो आउटपुट को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। समझ गया। मतलब सिर्फ मेन हाईवे पे ध्यान देना है, ना कि हर छोटी बड़ी गली पर। बिल्कुल सही। तो चलिए मान लेते हैं कि नियम तय हो गए, डेटा डल गया और मॉडल भी ज्यादा जटिल नहीं है। अब समय है प्ले बटन दबाने का। जब ये मॉडल दौड़ता है तो होता क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी कंपनी की धमनियों का मेडिकल एक्सरे करने जैसा है। एक्सरे? वो कैसे? जहां आपको तुरंत स्क्रीन पर दिख जाता है कि ब्लॉकेज कहाँ है। अरे वाह, ये एनालॉजी एकदम सटीक है। बिजनेस की भाषा में इस ब्लॉकेज को हम बॉटलनेक कहते हैं। बॉटलनेक? हाँ। सिमुलेशन प्रक्रियाओं के प्रवाह का विश्लेषण करके ये खोजता है कि देरी या अक्षमता कहाँ हो रही है। जब प्ले बटन दबता है तो रंगीन ग्राफिक्स में काम का प्रवाह दिखता है। अच्छा। मान लीजिए एक फैक्ट्री में 3 मशीनें लाइन से लगी हैं। मशीन ए 1 मिनट में 10 पुर्जे बनाती है, लेकिन मशीन बी 1 मिनट में सिर्फ 5 पुर्जे प्रोसेस कर सकती है। तो मशीन बी के सामने माल इकट्ठा होने लगेगा। बिल्कुल, साफ दिखेगा कि वहां कच्चे माल का एक पहाड़ बन रहा है। यही बॉटलनेक की पहचान है। वो एक्सरे है, आपको ब्लॉकेज दिख गया है। अब इनपुट बदलकर अलग अलग रणनीतियों का परीक्षण किया जा सकता है, जैसे संसाधनों को इधर उधर करना। मतलब बिना पैसा खर्च किए
क्या होगा अगर वाले सवाल पूछना? बिल्कुल। क्या होगा अगर हम उस धीमी मशीन के साथ एक और नई मशीन लगा दें? क्या बॉटलनेक खत्म हो जाएगा? या शायद बॉटलनेक आगे खिसक कर मशीन सी पर चला जाए? एकदम सही। और सिमुलेशन आपको ये पहले ही दिखा देता है। आप हर सिनेरियो के लिए प्रदर्शन मैट्रिक्स माप सकते हैं, जैसे समय, लागत और संसाधन उपयोगिता पर क्या प्रभाव पड़ा। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल परेशान कर रहा है। बताइए। जब ये सॉफ्टवेयर हजारों बार मॉडल को रन कर रहा है, तो वो पीछे बहुत सारा रॉ डेटा जनरेट कर रहा होगा, जैसे स्प्रेडशीट, नंबर। हाँ, काफी डेटा जनरेट होता है। तो क्या ये डेटा केवल डेटा साइंटिस्ट ही समझ सकते हैं? क्योंकि अंततः निर्णय तो स्टेक होल्डर्स को या मैनेजमेंट को लेना है। और क्या विजुअल डैशबोर्ड्स इसे आम स्टेक होल्डर्स के लिए भी आसान बनाते हैं? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो सारा कच्चा डेटा बेकार है अगर उसे समझा न जा सके। सही बात है। इसीलिए विजुअल डैशबोर्ड और रिपोर्टिंग का असली काम यही है कि वो जटिल सिमुलेशन परिणामों को ऐसे रूप में पेश करे जिससे मैनेजमेंट तुरंत और सही निर्णय ले सके। तो उन्हें नंबरों में उलझने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। विजुअल रिपोर्ट साफ दिखाती है कि अगर रणनीति ए अपनाई तो लागत 10% कम होगी और रणनीति बी अपनाई तो लागत 50% बढ़ जाएगी। अरे वाह, ये तकनीकी सिद्धांत तो बहुत प्रभावशाली लग रहा है ना? लेकिन मुझे लगता है कि अलग-अलग उद्योगों में इसकी शक्ल बिल्कुल बदल जाती होगी। आइए देखते हैं कि ये एक्सरे असल दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे काम करता है। जरूर। जैसे अगर हम स्वास्थ्य सेवा या हेल्थ केयर की बात करें, मुझे हैरानी होती है कि एक ही सॉफ्टवेयर अस्पताल और फैक्ट्री दोनों को कैसे चला सकता है। देखिए, बुनियादी तौर पर दोनों जगह प्रक्रियाएं ही तो हैं। हेल्थ केयर में मरीजों के प्रवाह को अनुकूलित करना सबसे अहम होता है। मरीजों का प्रवाह मतलब पेशेंट फ्लो? हाँ, प्रतीक्षा समय कम करना और स्टाफ के स्तर का मॉडल बनाना। मान लीजिए एक इमरजेंसी रूम है। असल दुनिया में ये प्रयोग तो नहीं किया जा सकता ना कि चलो एक डॉक्टर को कम करके देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल नहीं, ये तो जानलेवा होगा। जोखिम मुक्त प्रयोग यहाँ तो असंभव है। इसीलिए सिमुलेशन काम आता है। अस्पताल बिना किसी मरीज की जान जोखिम में डाले ये पता लगा सकते हैं कि महामारी या आपातकाल के समय बॉटलनेक कहाँ बनेगा। ये तो सचमुच बहुत काम की चीज है। और सप्लाई चेन में? सप्लाई चेन में रुकावटों का प्रभाव मापना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए स्वेज नहर में कोई जहाज फंस गया। जैसा कुछ साल पहले हुआ था। हाँ, सिमुलेशन से कंपनियां पहले ही ऐसी रुकावटों का परीक्षण कर सकती हैं। वे देख सकती हैं कि उनका लीड टाइम कितना बढ़ जाएगा और इन्वेंट्री लागत को कैसे कम रखा जाए। तो वो पहले से तैयार रह सकते हैं? बिल्कुल। और मैन्युफैक्चरिंग में तो इसका सीधा उपयोग है। जैसे वो मशीन वाली बात हमने की थी। हाँ, प्रोडक्शन लाइन का मॉडल बनाना, मशीनों के उपयोग का मूल्यांकन करना और उनका डाउन टाइम कम करना। तो सबसे बड़ा फायदा तो लागत में कमी और जोखिम मुक्त प्रयोग है। एकदम सही। लेकिन ये सब बहुत जादुई लगता है। क्या डेटा की सटीकता पर पूरी तरह निर्भर होना इसका सबसे बड़ा कमजोर बिंदु नहीं है? आप किस मायने में कह रहे हैं? मतलब अगर शुरुआत में मेरे सिस्टम में डाला गया डेटा ही गलत हो, तो क्या ये मुझे गलत नतीजे नहीं देगा? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। यहाँ कचरा अंदर, कचरा बाहर का सिद्धांत लागू होता है। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। हाँ, इसीलिए डेटा को मान्य करना यानी वैलिडेट करना और नियमित रूप से अपडेट करना अनिवार्य है। मतलब गलत इनपुट का सीधा सा मतलब है गलत नतीजे। बिल्कुल। इसके बिना कोई भी जोखिम मुक्त प्रयोग सफल नहीं हो सकता। डेटा की सटीकता ही सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी जरूरत भी। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में सिमुलेशन की क्या भूमिका है? मैं यही कहूंगी कि सिमुलेट जैसे टूल्स आज के डेटा संचालित युग में प्रतिस्पर्धी लाभ और विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। ये कंपनियों को अंधकार में तीर चलाने से बचाता है। तो इस सब का निष्कर्ष क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे व्यापार की इस अनिश्चित दुनिया में सिमुलेशन एक सुरक्षित वर्चुअल सैंडबॉक्स देता है जहां हम जोखिम लिए बिना सीख सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जाते जाते मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है जो थोड़ा उकसाने वाला है। अच्छा, वो क्या? आज हम सिमुलेट का उपयोग करके मानवीय फैसलों का परीक्षण कर रहे हैं। हम डेटा डालते हैं और इंसान फैसला लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की डेटा प्रोसेसिंग शक्ति को भविष्य के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के साथ जोड़ दें? ये एक बहुत ही दिलचस्प सोच है।
क्या एक दिन ऐसा आएगा जब ये सिमुलेशन मॉडल हमसे बिना पूछे ही कंपनियों की समस्याओं का अनुमान लगा लेंगे और उन्हें खुद ही ठीक कर देंगे? ऐसा होना मुमकिन है। क्या भविष्य की कंपनियां इंसानों द्वारा नहीं बल्कि अपने ही सिमुलेटेड डिजिटल ट्विन द्वारा चलाई जाएंगी, जहां इंसान केवल दर्शक बनकर रह जाएंगे? ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ इस ज्ञानवर्धक सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत आभार।